आप सभी का माध्यम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो भी पढ़ाया जाएगा, समझाते हुए पढ़ाया जाएगा। प्रयास रहेगा कि कोई भी चीज़ें रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। हर एक टॉपिक को समझाते हुए पढ़ाएँगे और इस प्रकार पढ़ाएँगे कि यदि आप आगे चलकर जेईई नीट की तैयारी करना चाहें या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें, तो हमारे ही नॉलेज आपको बेस्ट प्रतीत हो। जिस प्रकार ऊँची इमारतें, भव्य इमारतें बनाने से पहले उसके बेस पे काम किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं आपको इस क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर पहले चैप्टर वास्तविक संख्या को समझेंगे। वास्तविक संख्या। तो सर्वप्रथम संख्याओं का वर्गीकरण देखते हैं। संख्या को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया। परिमेय, अपरिमेय। परिमेय परिमेय संख्या को दो भागों में पुनः वर्गीकृत किया गया। पहला पूर्णांक, दूसरा भिन्न। पूर्णांक को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। भिन्न को चार भागों में वर्गीकृत किया गया। उचित संख्या में, अनुचित, चित, मिश्रित और मिश्र। इस प्रकार से वर्गीकरण हुआ। अपरिमेय, अपरिमेय को दो भागों में बांटा गया। एक बीजगणितीय, बीजगणितीय और दूसरा अनियतीय। अनियतीय। अब हम समझते हैं काल्पनिक संख्या। वह संख्याएं जिनका अस्तित्व न हो उसे हम काल्पनिक संख्या बोलेंगे। वास्तविक संख्या, वे संख्याएं जिन्हें हम मूल रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे कि यह आपका रहा मूल रेखा। तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से। आप यहाँ पे 1/2 माइनस, फिर -1, -2, इस प्रकार से। अब इसी रेखा पे हम कड़ी 2, कड़ी 3 इसको भी हम निरूपित कर सकते हैं। -2, -3, -5, इस सभी को हम इस पे रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। इसलिए इन सभी को हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। वास्तविक संख्या को रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर q नॉट इक्वल 0। अर्थात वह सारी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और वहाँ पर q जो हो वह 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0
q बराबर यदि 0 हो तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। मतलब कि कोई भी संख्या हो तो वह p बटा q के रूप में दिखना चाहिए और जो q है वह 0 नहीं होना चाहिए, तब हम उस संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3 है तो यह आपका परिमेय संख्या है। आप देख सकते हो कि p अगर तुलना किया जाए तो p बराबर 2, q बराबर 3 और जो यहाँ पर है हर में जो है वह आपका शून्य नहीं है, तो इस प्रकार से यह परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या है या नहीं है? तो 2 आपका परिमेय संख्या है। अब इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो 2 आपका p के बराबर हो गया, q बराबर 1 हो गया और q नॉट इक्वल 0 शर्त यहाँ पे लागू हो रहा है। इस प्रकार से यह भी 2 आपका परिमेय संख्या है। यदि पूछा जाए कि शून्य परिमेय संख्या है या नहीं, तो शून्य जो है वो परिमेय संख्या है। इसे आपको याद करना पड़ेगा। शून्य जो है वो परिमेय संख्या है। एक जो है वह भी परिमेय संख्या है। पूर्णांक इंटीजर पूर्णांक वह संख्याएं हैं जो जिनमें अंश तो होता है मगर हर नहीं होता है। इस प्रकार समझा जा सकता है कि जिनमें अंश हो मगर हर न हो उन्हें हम पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस बात में ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जैसे कि देखिए -1 -2 इस प्रकार से, या माइनस अनंत से लेकर -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 इस प्रकार से अनंत तक, ये सभी जो है ये पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक का जो वर्गीकरण किया गया है इनको 3 भागों में बांटा गया। धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर जो है इनमें केवल वह संख्या आएंगी जिनके ठीक पहले धन चिन्ह हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। आपको ध्यान रखना होगा कि यह धन पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तो इनमें यह है 1 2 3 4 5 इस तरह अनंत तक। धन संख्याएं जो हैं उनमें जो है 0 भी सम्मिलित हो जाता है। 0 1 2 3 4 इस तरह अनंत तक। तो धन संख्याएं इसमें 0 भी है, 1 भी है, इस प्रकार से है। और धन पूर्णांक में 1 2 3 मतलब कि 0 नहीं है, धन पूर्णांक पे 0 नहीं है। शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर में केवल शून्य पूर्णांक में केवल शून्य ही सम्मिलित है। केवल शून्य को ही शून्य पूर्णांक बोलेंगे। अब ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर यह समस्त संख्याएं जो हैं माइनस वाली, जिनके ठीक पहले माइनस चिन्ह हो, उनको हम ऋण पूर्णांक बोलेंगे। अब यहाँ पर भी यही बात है कि यह ऋण पूर्णांक है और ऋण संख्याएं। तो ऋण संख्याएं में देखिए, ऋण संख्याएं किन्हें हम बोलेंगे? ऋण संख्याएं। तो ऋण संख्याएं 0 -1 -2 -3 डैश 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 माइनस अनंत। ठीक है, तो 0 -1 -2 -3 इस तरह डैश डैश माइनस अनंत। और ऋण पूर्णांक में केवल -1 -2 -3 डैश 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 माइनस अनंत। ऋण पूर्णांक में शून्य सम्मिलित नहीं है और ऋण संख्या में शून्य भी सम्मिलित है। यह ध्यान देने वाली बात है। भिन्न फ्रैक्शन, भिन्न को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें कि उचित। तो उचित में जो है जैसे कि 2/3, 4/7, 9/11 यह सभी जो हैं यह उचित है। उचित कैसे पता चला? देखिए, इसमें जो है अंश जो है वह हर की तुलना में छोटा है। जो अंश है वह छोटा है हर की तुलना में, तब हम इसे बोलेंगे उचित भिन्न। प्रॉपर अनुचित भिन्न,
तो अनुचित भिन्न में देखिए, जैसे कि 3 अगर 2 हो जाए, 7/4 हो जाए, 11/9 हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इसमें क्या आपको देखने का मिला? इसमें जो है हर जो है वह छोटा है अंश से। जो अंश है वह हर से बड़ा है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे अनुचित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न जैसे कि 2 सही 3/5 हो, तो इसे हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न। इसमें सही भी है और भिन्न भी है। और पीछे वाला अनुचित, ये जो भिन्न है ये वाला, यह अनुचित भी हो सकता है, उचित भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न के अनुसार देखिए, जैसे कि 2 हो और 1 + 3/5 हो, मिश्र भिन्न है वह इस प्रकार का कुछ दिखते हैं, जैसे कि 2 1 + 2 1 + 2 फिर 1 + 2, इस तरह से दिखते हैं। ठीक है। अब हम उन संख्याओं के बारे में जानेंगे इन्हीं संख्याओं को कुछ एक अलग परिभाषित किया गया है, तो उनके विषय में हम जानेंगे। तो आता है आपका पहले प्राकृतिक संख्याएं या प्रकृति संख्याएं, नेचुरल नंबर। वे सभी संख्याएं जिन्हें किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग किया जाता है, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या हम केवल मात्र गिनती से समझ सकते हैं कि जितनी भी गिनतियां हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देख सकते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस प्रकार से अनंत तक, यह सारी प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में केवल शून्य को जोड़ दिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाती है। 0 1 2 डैश 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 अनंत तक। प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है और पूर्ण संख्या में शून्य होता है। अब हम सम संख्या को समझते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? आपको ज्ञात भी होगा कि सम संख्या किन्हें कहते हैं। वे सारी संख्याएं सम होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वे सारी संख्याएं सम होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8, इस तरह। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार से हैं सब। अब हम समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक एवं खुद के अतिरिक्त किन्हीं और संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक तथा खुद के अतिरिक्त किसी और संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जिससे जैसे कि 2 है, यह भाज्य संख्या है। 4 8 9 27, इसी प्रकार से अन्य भी हैं जो एक और खुद के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाजित होती हैं, पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक एवं खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 7 5 11 17, इस प्रकार से। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर
दो या दो से अधिक वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो उन उन संख्याओं के युग्म के या दो से अधिक भी हों तो उनको हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे कि 2 और 7। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करे, इसलिए ये दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। 9 और 19, 9 और 19 भी दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे बहुत से देखे जा सकते हैं एग्जाम्पल। 14 और 23, यह भी सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य की एक और परिभाषा दी जा सकती है, वह यह है कि वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वे संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। HCF मतलब कि महत्तम समापवर्तय मस। देख लेते हैं हम 2 और 7 का यदि मस निकालते हैं तो इसका मस 1 प्राप्त होगा। तो वह सारी संख्याएं जिनका मस 1 हो वह सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। सअभाज्य संख्या का एक गुणधर्म है कि जैसा कि हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दो भी होते हैं, अतः दो सम संख्याएं कभी सअभाज्य नहीं हो सकती। कहने का अर्थ है कि जब वह सम संख्या हैं तो वह दोनों जो है दो से विभाजित होंगी, और इसके सअभाज्य की परिभाषा के अनुसार वे संख्याएं जो किसी भी संख्या एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उन्हें हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। अब चूंकि दोनों सम हैं, जैसे कि 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, अब दोनों जो यदि सम है तो 8 भी सम है 10 भी सम है, तो दोनों सम है तो यह सअभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। मतलब कि अगर दो सम संख्याएं ली जाएं तो वह कभी भी सअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर इसका हम दोनों का गुणनखंड करते हैं तो दोनों में 2 अवश्य होगा, और 2 अवश्य होगा तो इसका अर्थ है कि 2 इसे भी विभाजित करेगा और 2 इसे विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से यह दोनों सअभाज्य संख्याएं नहीं है, दोनों सअभाज्य संख्याएं नहीं है। यदि आपसे बोल दिया जाता है कि यह जो संख्याएं हैं ये सअभाज्य हैं और इनका हमें लसक ज्ञात करना हो, तो हमें कुछ करना नहीं है। इनका लसक ज्ञात करने के लिए केवल 2 और 7 का गुणा कर देंगे तो इसका लसक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए। इसका एक और गुणधर्म है, दो सअभाज्य संख्याओं का योग और गुणनफल भी सदैव सअभाज्य संख्या ही होती है। कहने का अर्थ है कि जैसे देखिए ये दोनों सअभाज्य संख्या हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ दें, मतलब कि 14 और प्लस 23 कर दें और 14 और गुणते 23 कर दें। अब जो मान आएगा तो ये दोनों जो संख्या बन के आएंगी ये दोनों भी सअभाज्य संख्याएं ही होंगी। जैसे कि 23 और 14 हम जोड़ दे रहे हैं तो 4 3 7 और 2 1 3। 14 और 7 का हम गुणा कर दे रहे हैं तो 23 सते 161, 161 दूना को 2 322, 322। अब 27 और 322 इन दोनों का फिर यदि हम HCF लेते हैं तो वह HCF 1 आएगा। और इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि सअभाज्य संख्याओं का योग और गुणनफल से प्राप्त संख्याएं भी सअभाज्य संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें हम अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। साधारण भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, ठीक, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जो परिमेय न हो वह अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जो हैं उन्हें हम अनुपात में नहीं व्यक्त करते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसका कारण है, दो कारण है। जब किसी अंश पूर्णांक को हर पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो हल न समाप्त होने वाले आते हैं, और दूसरा जो है प्राप्त हल बार बार रिपीट नहीं होते हैं। देखिए जब कभी भी आप अंश में हर से भाग दें और वह बारंबार, मतलब कि क्या है कि उसका पूर्णतः विभाजित न हो, बारंबार उसका आता हो, दशमलव के बाद बारंबार आ रहा है, तो उसको हम अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे।
और एक और है कि उसका हल प्राप्त नहीं होता है, तो बारंबार आता है तो इस प्रकार से उसका हल प्राप्त नहीं होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वह अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि आप अपरिमेय संख्याओं का सबसे बढ़िया उदाहरण है पाई, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पाई अपरिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। तो पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है। देखते हैं कैसे, तो हमको इसके लिए इसका मान देखना पड़ेगा कि पाई का मान होता कितना है। तो पाई का मान जो होता है वह 3.14159226 डैश 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 करते हुए आता जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि देखिए दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है वह समाप्त नहीं हो रहा है। 1 आया, 4 आया, 1 आया, 5 आया, 9 आया, 2 आया, 6 हुआ, और इस प्रकार से आता रहेगा। तो हम इसे पाई को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या है। बात आए कि कड़ी एक क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो यह जो है परिमेय संख्या है। कैसे भाई? देखिए एक जो है वह एक वर्ग संख्या है। वर्ग मतलब क्या है कि किसी का वह वर्ग है, किसका वर्ग है? एक का वर्ग जो है वह एक होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो कड़ी में एक है वह जो है वह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह आसानी से यहाँ से निकल सकता है एक। तो यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे कि बात करें कड़ी दो की, तो कड़ी दो जो है यह दो जो है वह वर्ग किसी का वर्ग तो है नहीं। तो इस प्रकार से ही समझ सकते हैं कि कड़ी दो एक अपरिमेय संख्या है। और इसका मान देखते हैं यदि हम, तो 1.414 और इस प्रकार से रिपीट होता रहता है। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी 3 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी 5 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी 7 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपरिमेय संख्याओं को यदि जोड़ा जाए, अपरिमेय संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि परिमेय अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए तब भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय अपरिमेय संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। अपरिमेय और अपरिमेय दोनों अपरिमेय संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो परिमेय और अपरिमेय प्राप्त हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी प्राप्त हो सकता है यदि अपरिमेय अपरिमेय को गुणा किया जाए तब। देखिए कैसे, देखिए कड़ी 2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। कड़ी 3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जब गुणा किया तो कड़ी में 6 आया, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी 2 और कड़ी 2 को जब गुणा किया तो कड़ी में 4 आया और यहाँ से निकल जाएगा 2, अर्थात कड़ी 4 जो है या 2 जो है वो परिमेय संख्या है। मतलब कि जब हमने यहाँ पे अपरिमेय लिया, यहाँ पे भी जो अपरिमेय लिया तो यहाँ पे हमें परिमेय मिल गया। समझ में आया बात? हमें कड़ी देख कर नहीं बताना है कि अपरिमेय के परिमेय है, हमें उसको समझ कर बताना है, उसका स्पष्टीकरण देते हुए बताना है कि वह परिमेय है कि नहीं है। रीजन पता होना चाहिए। आइए कैलकुलेशन से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी, कब कैसे पता चलेगा? तो उसकी जो लास्ट का अंक है, अंतिम अंक है, वह यदि सम हो या शून्य हो तो वह जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। 3 के लिए एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि 48 देख लेते हैं। 48 में पीछे जो है वो 8 है अर्थात सम है, तो इस प्रकार से 48 जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। 3 के लिए, तो 3 के लिए यह शर्त है कि जो संख्या है जिसकी जांच करनी है कि 3 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा, उस संख्याओं के प्रत्येक अंक को जोड़ देंगे। जोड़ा गया अंक प्राप्त जोड़ने से प्राप्त अंक या संख्या यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह भी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी 3 से। देखते हैं, चलिए 21 ले लेते हैं। तो 21 में जो है 2 + 1 = 3, तो ये 3 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार से 21 जो है वो 3 से विभाजित होगा। चलिए हम 48 को देख लेते हैं। तो 48 को जब देखते हैं तो 4 + 8 = 12। 12 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो इस प्रकार से 48 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी प्रकार से पता कर लेना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। हाँ, 69 6 + 9 = 15। चूँकि 15 जो है वो 3 से विभाजित है, तो इस प्रकार से 69 जो है वो भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। वे सारी संख्याएं 5 के लिए, वे सारी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी जिनके लास्ट का अंक 0 या 5 हो। जैसे कि देखते हैं कि 60 है तो अंतिम अंक जो है 0 है, तो इस प्रकार से 60 जो है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। 230 है, यह भी जो है
5 से पूर्णतः विभाजित होगा। 245 है, वो भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। यदि हमें पता करना है कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो हम किसी को अंक संख्या को ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 483। 483 हम ले लेते हैं और पता करते हैं क्या यह 7 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा। देखते हैं। तो हमें करना अब यह है कि जो लास्ट का अंक है इसे हम दोगुना कर देंगे और जो शेष आगे संख्या बच रहा है उसमें से घटा देंगे। देखते हैं। 48 माइनस 3 गुणित 2, तो 48 माइनस 3 दूना को 6 और फिर हमने घटाया आ गया 42। अब चूंकि 42 जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है, इस प्रकार से 483 भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। एक और विकल्प है कि 483 जिसके हम पता कर रहे हैं, तो अब हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि 48 और प्लस 3 गुणित 5। कहने का अर्थ है कि जो हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया, अब हम 5 से गुणा कर रहे हैं। मगर 5 से गुणा किया तो अब यहाँ पे हम घटाएंगे नहीं, माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे प्लस। जब हमने 5 लिया तब हमने प्लस लिया, और जब हमने 2 से गुणा किया तब हमने माइनस लिया। यह बात ध्यान रखने योग्य है। 48 प्लस 5 तरीके 15, फिर हमने जब जोड़ा तो 8 5 13 को 3 हाथ से लगा, 1 4 1 5 और 1 6, मतलब कि यह भी जो है 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 483 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसके पहले यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़ने से पहले हम मस और लस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लस लस दो या दो संख्याओं का निकाला जाता है। दो संख्याओं के लिए समझाता हूँ। दो संख्याओं का लसा, दो संख्याओं का लसा वह न्यूनतम संख्या है जिसे दोनों संख्याएं पृथक पृथक पूर्णतः विभाजित करें। दो संख्याओं का लसा वह न्यूनतम संख्या है जिसे दोनों संख्याएं पृथक पृथक पूर्णतः विभाजित करें। देखते हैं। जैसे कि हम दो संख्याएं लेते हैं, एक 14 और दूसरा 21। तब लौसा जो है वह न्यूनतम संख्या होगा जिसे ये दोनों संख्याएं पृथक पृथक पूर्णतः विभाजित करें। तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कि इनका हम निकालने के हमारे पास दो विधि है। एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से हम देख लेते हैं कि 14 और 21, तो 2 से सर्वप्रथम काटेंगे हम, तो 2 से हमने काटा 7 आ गया और यहाँ पे 21 बचा। फिर हम 3 से काट देते हैं तो 7 और यहाँ पे बचा हमारा 7, फिर 7 से हम काट देते हैं 1 और 1। यह हमारा कहलाएगा भाग विधि। यह हमारा है भाग विधि। अब हम गुणनखंड विधि देख लेते हैं। यह आपका 14 और दूसरा यह आपका 21। हमने इसका जब गुणनखंड किया 14 का तो कितना मिला हमें 7, और फिर हमने किया यहाँ पर 1, मतलब कि 2 और 7 मिला, 2 गुणित 7 मिला। और इसका जब हमने किया तो यहाँ पे 7 और 3, 3 और 7 मिला। ठीक, तो यह हमारा जो है यह हमारा कहलाएगा गुणनखंड विधि और यह हमारा होगा भाग विधि। हम गुणनखंड विधि में देखिए कैसे पता करते हैं। तो गुणनखंड विधि में हम उभयनिष्ठ को देख कर पता करते हैं। देखिए 7 और 7 ये दोनों उभयनिष्ठ है तो इसे हम एक बार लिख लेंगे, और जो नहीं उभयनिष्ठ हो रहा है उसे भी हम एक एक बार लिख लेंगे। जैसे कि 2 इसमें नहीं है तो हम 2 को एक बार लिख लेंगे, और 3 नहीं है तो 3 को भी हम लिख लेंगे, और 7 7 दोनों में था तो इसे हम एक बार लिखेंगे। तो 7 गुणित 2 गुणित 3, 7 दूना को 14 और 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42। अब देख सकते हैं कि जो 42 है वह 21 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और 14 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए 42 है तो दोनों से तो पूर्णतः विभाजित होगा। यदि यहाँ पर 84 होता तो 84 में तो 21 से भी पूर्णतः विभाजित है और 14 से भी पूर्णतः विभाजित है, किंतु मैंने परिभाषा में एक शब्द जोड़ा, वह शब्द क्या है? न्यूनतम। तो हमें क्या लसा में क्या देखना है? न्यूनतम। जो लसा है वह न्यूनतम संख्या है। मतलब क्या है कि हमारे पास दो ऐसी ऑप्शन है कि जिसे दोनों पृथक पृथक विभाजित करेंगे, मगर हमने किसका चयन किया? हमने चयन किया 42 का। क्यों? क्योंकि हमें न्यूनतम चाहिए। अब आपसे यदि आपके पास कोई छोटी संख्या मिल जाती है, जैसे कि 9 आ जाता है और 27 आ जाता है, तो आपसे पूछा जाए कि इसका लसा कितना होगा, तो आप देख के फट में बता सकते हो कि 27 होगा। कैसे 27 होगा? क्योंकि 9 भी उसको पूर्णतः विभाजित करेगी और 27 भी उसको पूर्णतः विभाजित करेगी, और 27 जो है वह न्यूनतम संख्या है यहाँ पर।
तो इस प्रकार से। अब हम मस देखते हैं, महत्तम समापवर्त है। मस मस वह अधिकतम संख्या है, मस वह अधिकतम अंक या संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। अब यहाँ पर वह अधिकतम संख्या, अधिकतम, और उन दोनों संख्याओं को यह वाला जो मस है यही उसको पूर्णतः विभाजित करेगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 6 ले लेते हैं और 48 ले लेते हैं। अब हम इसका मौसा देखते हैं कि इसका मौसा कितना होगा। 6 और 48 का मौसा जो है वो 6 ही होगा। तो हम 4 और 22 का मौसा देखते हैं। 4 और 22 का हम मौसा देखते हैं तो इस मौसा भी जो है वह 2 विधि से निकाला जा सकता है। पहला जो है वह गुणनखंड विधि और दूसरा जो है वह भाग विधि। तो गुणनखंड विधि को डिस्कस करता हूँ। देखिए, गुणनखंड विधि तो हम दोनों का अलग अलग जो है गुणनखंड कर लेंगे। 4 का गुणनखंड कर देते हैं इस प्रकार से, और 22 का गुणनखंड करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 गुणित 2 मिला और यहाँ पे 2 गुणित 11 मिला। मौसा में हमें कैसे गुणनखंड विधि से हमें क्या ध्यान रखना है कि मौसा में जो उभयनिष्ठ है केवल उसे ही हमें ले लेना है। मौसा में जो उभयनिष्ठ है, दोनों में जो उभयनिष्ठ है केवल हमें उसे ही ले लेना है। देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2, अर्थात 4 और 22 का जो मौसा है वह 2 होगा। यह रहा आपका गुणनखंड विधि से। अब हम देखते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे हम रखेंगे 4 और यहाँ पे रखेंगे हम 22। अब भाग करते हैं, कितना बार जाएगा? 5 बार। 5 चौका 20, घटा दिया 2 आ गया। अब पता ही है आपको। देखिए, अब हम इस प्रकार करेंगे और 4 को हम जो यहाँ पे भाजक होता है उसको हम यहाँ पे रखेंगे 4। अब हम फिर ले जाते हैं, कितने बार जाएगा? 2 बार। और यहाँ पे अब शेषफल, चूँकि शेषफल जो है वो शून्य आ गया है, तब हमारा जो है वो मौसा प्राप्त हो चुका है। और वो मौसा क्या होगा? वो मौसा यहाँ पे 2 होगा। लास्ट वाले स्टेप में जो भाजक होता है वही हमारा मौसा होगा। तो मौसा बराबर हमारा यहाँ पर 2 मिल गया। हाँ, यहाँ पे जब मौसा 2 आया है, अर्थात मौसा वह अधिकतम संख्या है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो मौसा जो 2 है यह 4 को भी विभाजित करेगा और मौसा जो 2 है वह 22 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। अब हम देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन, जो कि यह एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक, इस हिसाब से इसका शाब्दिक अर्थ उतना नहीं निकल रहा है। देखिए, एनसीईआरटी में इस प्रकार दिया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो आर जो है वह 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और आर ही जो है वह बी से छोटा भी हो सकता है, होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें 2 संख्याएं ए और बी यदि मिल जाए तो हम उसकी सहायता से क्यू और आर को इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं कि यह जो संबंध बना है यह किससे व कैसे बना है। तो यहाँ पर जो है भाज्य बराबर, एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक यही सूत्र है यहाँ पर। देखिए, भाज्य जो है वह ए है, भाजक जो है बी है, और भागफल जो है क्यू है, और प्लस शेषफल है वह आर है। देखिए, अब इसका मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ। जैसे कि 2 से यदि हम 5 में भाग दें तो देखिए कैसे क्या होगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 1। तो अब हमारा जो है, चलिए हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं। यहाँ पे हम 9 ले लेते हैं, 5 के स्थान पे 9 लेते हैं। तो 2 से हमने भाग दिया 9 में, तो यहाँ पे हमारा आ गया 8, और यहाँ पर गया जो भागफल जो प्राप्त हुआ हमें 4 प्राप्त हुआ, और शेषफल हमें 1 प्राप्त हुआ। देखिए, अब ये जो हमारा कहलाएगा यह कहलाएगा भाजक। यह जो है यह हमारा भाज्य है, और यह जो हमारा है यह है भागफल। एक जो है वह शेषफल है। अब जरा ध्यान दीजिए कि भाज्य जो है वह 9 है, 2, अर्थात हमें पहले ही कक्षा 8 में 5 में ही सिखा दिया गया है कि हम भाजक और भागफल का गुणा कर दें और शेषफल उसमें जोड़ दें तो भाज्य प्राप्त हो जाएगा। देखिए, 4 दूना को 8 और 8 और 1 9, मतलब कि इसके प्राप्त हो गया। तो यही सूत्र है, और इसी से बना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। केवल उसको यूक्लिड जी ने अच्छे तरीके से व्यक्त किया है।
अब यहाँ पे जो शेषफल r है, यहाँ पे जो शेषफल r है, तो ये देखिए जो शेषफल होता है वो 0 हो सकता है, इसलिए इक्वल का चिन्ह आया, और 0 से बड़ा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बड़ा का चिन्ह आया। अब हमेशा देख पाते हो कि 1 बचा, जैसे कि 0 से बड़ा ये बचा है, तो 1 बचा, इससे भी बड़ा हो सकता है। हाँ, बात अब यह देखने वाली बात है कि जो ये शेषफल बड़ा होगा, तो कितना बड़ा हो सकता है? जैसे कि 0 से तो बड़ा होगा, मगर कितना बड़ा होगा? तो देखिए, जो शेषफल है, वो कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता। कितना और भी बड़ा शेषफल कर लो, मगर 2 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि देखिए, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 आता, तो इसका अर्थ है कि हमने भाग ही गलत दिया है। ठीक है? मतलब कि अगर मान लीजिए कि 2 शेषफल बचा है, तो इसका अर्थ है कि एक बार हम 2 से और विभाजित उसको कर सकते थे, मगर किया नहीं, तो इस प्रकार से हमारा भाग जो है वो गलत हो जाता। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट हैं यहाँ पर कि जो शेषफल है वह सदैव 2 से अर्थात भाजक से छोटा होता है। जो यह शर्त अच्छी तरह से इसका स्पष्टीकरण करता, यह वाला जो शर्त है वह अच्छी तरीके से स्पष्ट करता है।